हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में जो टॉपिक चल रहा है पीवाईक्यूज़ वाले में सुप्रीम कोर्ट, उसके आज हम लोग लास्ट पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट भी था, इसलिए मैं इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ओके, तो आज जो है इसका लास्ट पार्ट होगा। जो भी इसका थियोरेटिकल पार्ट था वो मैं पहले वाले लेक्चर में इसकी कवर कर दिया था। बाकी जितने भी आप देखेंगे वो बेसिकली जितने भी सवाल कराए हैं वो थियोरेटिकल पॉइंट या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपकी बेसिस पे ही है, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादातर मैंने थियोरी को कवर नहीं किया था। तो आज इस पार्ट में हम लोग जो इसके बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, इसलिए क्योंकि आज के जो सवाल है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसका पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अपॉइंटेड एज द फोर्थ फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अप्रैल 2010। बेसिकली ये उस समय के करंट अफेयर्स का सवाल है। ये सवाल यूपी लोअर प्री 2008 में ये पूछा गया है। तो जब ये पूछा गया था तो उस समय ये करंट अफेयर्स में था। ओके, तो सवाल के कहने का मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखा है उसमें से कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट की चौथी यानी फोर्थ फीमेल या महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा है कि जस्टिस फातिमा बीबी, ऑप्शन बी कह रहा है जस्टिस सुजाता मनोहर, ऑप्शन सी कह रहा है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ऑप्शन डी कह रहा है कि जस्टिस रूमा पाल। ओके, तो पहले थोड़ा सा हम इसके लिस्ट को समझते हैं। लिस्ट समझने के बाद हम इसके आंसर पे आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि जो वुमेन अभी तक अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एज अ जज के रूप में, एज अ जस्टिस के रूप में, थोड़ा उनके ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो जो पहली फीमेल जज थी उनका नाम था जस्टिस फातिमा बीबी। ओके, ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इन पे एक सवाल 2024 में आया था यूपी पीएसएस में, उसको भी सॉल्व किया था। अगर ये लिस्ट आपको ध्यान रहेगा तो वो सवाल लगभग आसानी से बनाया जा सकता था। पहली जो मैंने बताया कि जस्टिस फातिमा बीबी जी थी। सेकंड की अगर बात करें यानी सेकंड जो जस्टिस सुजाता मनोहर जी का नाम है, सुजाता मनोहर। थोड़ा सा इस लिस्ट को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो जस्टिस बनी थी वो जस्टिस रूमा पाल जी थी, रूमा पाल। ओके, चौथा जो महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो थी आपकी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ओके, पांचवा जो जस्टिस बनी थी वो बनी थी आपकी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ओके, सिक्स्थ नंबर पे आते हैं जस्टिस आर बानुमति। सेवंथ नंबर पे अगर बात किया जाए, सातवें नंबर पे, सेवंथ पोजीशन पे या सातवें नंबर पे आते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा। आठवें नंबर पे आते हैं जस्टिस इंदिरा बनर्जी। नौवें नंबर पे आते हैं जस्टिस हिमा कोहली। 10वें नंबर पे आते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। और 11वें नंबर पे आती हैं 11th पोजीशन पे जस्टिस बीवी नागरत्ना। तो अभी तक अगर बात किया जाए स्टूडेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें टोटल जो महिला जजेस की नियुक्ति हुई है आज़ादी से लेके आज तक, वो टोटल 11 महिलाओं को अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस फातिमा बीबी जी को अगर देखा जाए तो इन्हें 1989 से लेके 1992 तक जस्टिस बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। और ये अगर देखा जाए फातिमा बीबी जी को तो ये हायर जुडिशरी में, अगर भारत के हायर जुडिशरी में देखा जाए तो ये पहली मुस्लिम जज बनी हुई थी, मुस्लिम महिला जज थी। ओके,
और जो जस्टिस सुजाता मनोहर जी हैं सेकंड नंबर पे, इनका जो कार्यकाल था वो 1994 से लेकर के 1990 तक था। और रूमापाल जी का अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये 2010 से लेके 2000, माफ़ कीजिएगा, जस्ट अ मिनट, 2006 से लेके 2000 से लेकर के 2006 तक ये जस्टिस थी। चौथे नंबर पे ज्ञान सुधा मिश्रा जी की अगर बात किया जाए तो ये 2010 से लेके 2014 तक ये बनी थी। और सवाल क्या पूछा है कि चौथी फीमेल जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2010 में किसे नियुक्त किया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ज्ञान सुधा मिश्रा जी का। ये ज्ञान सुधा मिश्रा जी ही जो हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में चौथे नंबर पे जज बनी थी एज ए महिला जज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पाँचवें नंबर पे जो रंजना प्रकाश देसाई जी बनी थी वो 2011 से लेकर के इनका कार्यकाल था 2014 तक। ओके, आर भानुमति जी की अगर बात किया जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 2014 से लेकर के 2020 तक था। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि इंदु मल्होत्रा जी की अगर बात किया जाए तो इंदु मल्होत्रा जी जो हैं वो 2018 में नियुक्त हुई थी, 2021 में ये रिटायर हो गई थी। इनके बारे में एक पॉइंट और ये जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहली वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही नियुक्त की गई थी। ओके, मैं यहाँ पे लिख तो नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको जस्ट ऐसे क्विकली बता दे रहा हूँ कि ये पहली ऐसी जज थी जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट चुना गया था एज अ जज के रूप में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट इनको जज बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का। ओके, इंदु मल्होत्रा जी का ये पहली फीमेल जज थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 8वीं पर्सन थी, यानी 8वीं पर्सन के रूप में इनको डायरेक्ट बनाया गया था। लेकिन अगर महिलाओं में देखा जाए तो ये पहले नंबर पे थी। इनसे पहले 7 ऐसे मेल जज थे जिन्हें डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। वो अभी आगे आने वाले सवाल में एक आपको पॉइंट दिखेगा, मैं वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा मेल वालों का। लेकिन फीमेल वालों में आप जानिए कि इंदु मल्होत्रा जी जो है ये पहली वुमेन जज हैं जो कि डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एलिवेटेड होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। इंदिरा बनर्जी जी की अगर बात किया जाए, इंदिरा बनर्जी जी को 2018 में नियुक्ति मिली थी और 2022 में ये रिटायर हो गई थी। हेमा कोहली जी की 9th नंबर पे इनकी बात किया जाए तो ये 2021 में नियुक्त होकर 2024 में रिटायर हो गई थी। बेला त्रिवेदी जी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 2021 से लेकर के 2025 तक था। और बीवी नागरत्ना जी की अगर बात किया जाए तो इनका जो कार्यकाल है 2021 में ये नियुक्त हुई थी और ये रिटायर 2027 में होंगी। एक पॉइंट इनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बीवी नागरत्ना जी हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, बीवी नागरत्ना जी जो हैं ये आने वाले समय में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एज्यूम्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल सीजेआई इन 2027। ये लगभग 36 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाई जाएंगी क्योंकि इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगी। लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बनेंगी तो वो बीवी नागरत्ना जी बनेंगी। ओके, और इसके अलावा अगर आपसे सवाल ये पूछे कि फीमेल जजेज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग वो कौन सी होंगी, तो वो ये रूमापाल जी होंगी जो ऑप्शन नंबर यानी 3rd रैंक पे हैं। ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये इतना पॉइंट मैंने आपको बताया। तो अभी तक अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में टोटल 11 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। ये मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है, ये ऑर्डर आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर कभी कभी ऑर्डर से सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है, ये करंट अफेयर्स में था इसलिए मैं यहाँ पे पूछ लिया गया है। लेकिन आजकल अगर आप देखें 2025 की पीसीएस में तो वहाँ पे कई ऑर्डर वाले सवाल आ गए थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो फाइनेंस मतलब जो कमीशन है उसके जो मेंबर थे एक ऑर्डर में सजाने को दे दिया था, स्पीकर महोदय के जो एक ऑर्डर को सजाने को दे दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो ऑर्डर था उसको सजाने को दे दिया था। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट ये प्रोवाइड करा दिया है ताकि आपको ये आसानी रहे। ये आप कहीं अगर नोट कर लेंगे तो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो जो भी इसमें कुछ बेसिक पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। और एक पॉइंट यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिएगा कि जो फातिमा बीबी जी हैं मैंने आपको बता ही दिया, ये फर्स्ट नंबर पे थी। इसके बाद सुजाता मनोहर जी थी, ये सेकंड नंबर पे थी। इसके बाद रूमा पाल जी जो बनी थी ये थर्ड नंबर पे थी। और जो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी हैं ये फोर्थ नंबर पे थी। ओके, चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट करके कहीं एक जगह नोट्स बना लेंगे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु अमंग्स द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज हु वाज नॉट अर्लियर जज ऑफ हाई कोर्ट। होता क्या है स्टूडेंट कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं तो वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि वो पहले कहीं किसी न किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों। ओके, तभी वो प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एमिनेंट जो एडवोकेट होते हैं अगर वो प्रेसिडेंट की निगाह में वो अगर फिट बैठते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन हो और उन्हें जज बनाया जा सकता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जज नियुक्त कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ जो इससे पहले हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं था। ओके, यानी नॉट अर्लियर जज ऑफ हाई कोर्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब इसके यही है कि इन चारों ऑप्शन में से डायरेक्टली किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था जो कि पहले कभी किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी कह रहा है MM खानविकर, ऑप्शन सी कह रहा है N नागेश्वर राव, ऑप्शन डी कह रहा है अशोक भूषण। अगर यहाँ पे ऑर्डर की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बता देता हूँ कि अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल 9 लोगों को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो कि पहले कभी भी मतलब हाई कोर्ट के जज नहीं रहे हैं। मैं उस ऑर्डर को आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो ऐसे पहले जज बने थे SM सिकरी साहब, SM सिकरी। ये पहले ऐसे जज बनाए गए थे जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्टली उठा करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि ये पहले कभी भी हाई कोर्ट के जज नहीं रहे थे। ओके, और जो आगे चल करके CJI भी बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके SC रॉय, SC रॉय दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे हैं आपके कुलदीप सिंह। ओके, चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे आते हैं आपके संतोष हेगड़े। पांचवें नंबर पे अगर बात किया जाए तो पांचवें नंबर पे आपके आते हैं रोहिंटन फली नरीमन। छठवें नंबर पे अगर देखा जाए तो आते हैं यू ललित, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे और ये CJI बनने वाले दूसरे पर्सन थे जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सातवें नंबर पे आते हैं यल नागेश्वरा राव। आठवें नंबर पे आते हैं आपके इंदु मल्होत्रा जी जो हैं ये आठवें नंबर पे आती हैं। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इंदु मल्होत्रा जी पहली वुमेन थी जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज बनाई गई थी। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि ये ओवरऑल 8th पर्सन थी, 8वीं नंबर की ये इंसान थी जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। ओके, इसके बाद अगर 9th नंबर पर देखा जाए तो PS नरसिम्हा जी हैं, नरसिम्हा। ओके, जो आगे चल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये थर्ड पर्सन होंगे जो डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उठा करके इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था और ये आगे चल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, CJI बनेंगे। तो यह SM सिकरी साहब जो हैं वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें ऐसे पद पे डायरेक्टली बैठाया गया था और वो आगे चल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। फिर आगे चल करके यू ललित, यानी इनका पूरा नाम था उदय उमेश ललित, ये उदय उमेश ललित जी को आगे चल करके CJI ये बन गए थे। इसके बाद ऐसे पर्सन जो PS नरसिम्हा जी हैं ये आगे चल करके CJI बनेंगे, तो तीसरे इंसान ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग्स द सवाल कह रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज वाज नॉट अर्लियर
जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो इस इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यल नागेश्वरा राव, जो कि अगर नंबर पे देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे आप दिख रहे होंगे, यल नागेश्वरा राव जी। ये जो हैं वो हाई कोर्ट के जज बना, मतलब माफ़ कीजिएगा, बिना हाई कोर्ट के जज रहे डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे शॉर्टकट में PIL कहा जाता है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। कहने का मतलब, इसकी सवाल पूछने का मतलब ये है कि जब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई, तब भारत के मुख्य जस्टिस या न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। ओके, तो जब PIL इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, तो उस समय इन चारों ऑप्शन में से कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। तो ये बेसिकली अगर सवाल ओवरऑल देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो आपके थे YV चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़। ओके, ये अभी तक भारतीय इतिहास में देखा जाए इंडियन जुडिशरी सिस्टम में तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI साहब थे। इन्होंने लगभग 7 साल से ज़्यादा तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को धारण किया था। ओके, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इनमें से कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, लेकिन इनका जो करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा वो होगा आपका YV चंद्रचूड़ साहब। ओके, और इन्हीं के जो सुपुत्र थे वो देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ओके, नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, 50वें नंबर पे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो जब ये इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कहने का मतलब PIL को जब यहाँ पे आप कह लीजिए कि इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय इसको इंट्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा अगर रोल देखा जाए तो PN भगवती जी का बहुत ज़्यादा था। PN भगवती जी ये एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। इनका पूरा नाम था प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, और इन्होंने एक मामला स्वीकार किया था जिस मामले को दाखिल किया था कपिला हिंगोरानी महोदय, और उन्होंने जो दाखिल किया था, और इस केस का नाम था हुसैनैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये केस लाया गया था 1979 में। और यह पहली बार ऐसा हुआ था कि PIL पर आधारित जो कोई मामला है उस पर विचार किया गया था। तो PN भगवती महोदय का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है PIL में यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। तो इस नाम को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि PN भगवती महोदय जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL में बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। अगर PIL की बात किया जा रहा है तो एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि PIL जो है वो पहली बार USA में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इस शब्द की अगर उत्पत्ति की बात किया जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। और पहला कानूनी सहायता जो कार्यालय 1876 में देखा जाए तो न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा YV चंद्रचूड़, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं है। ये सवाल आप गलत मानिए, लेकिन इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, तो अब ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट असर्शन और रीजन का, कथन और कारण का सवाल है। कथन क्या कहना चाह रहा है थोड़ा उसको देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके कहने का मतलब है कि PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, वो जनहितैषी नागरिकों यानी पब्लिक माइंडेड जो सिटीजन होते हैं उनको न्यायालय तक पहुंचने में अनुमति देता है। ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी असर्शन आपका सही है। रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि द पब्लिक माइंडेड पीपल मे सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीज़न। कहने का मतलब इसके ये है कि पब्लिक माइंडेड जो लोग हैं वो किसी भी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ व्यक्ति के लिए न्यायालय की मांग कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये इसका करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। कहने का मतलब ये है कि जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली यानी इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, तो यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्यों? होता क्या है कि कोई भी नागरिक जो होता है, सिटीजन जो होता है, वो जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का या समूह का या समाज के कल्याण के संबंध में न्याय के लिए न्यायालय जा सकता है। ओके, तो इसका जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन वो भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है यानी जनहित याचिका है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूएसए में पहली बार इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका जो पहला आप कह लीजिए ऑफिस बनाया गया था वो 1876 में बनाया गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे ये इसका वो ऑफिस बनाया गया था। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ज्यूडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो ज्यूडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। ज्यूडिशियल एक्टिविज्म की अगर बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ज्यूडिशियल एक्टिविज्म की अगर बात किया जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ज्यूडिशियल एक्टिविज्म होता है स्टूडेंट, इसका मतलब अगर देखा जाए तो जब कोई कोर्ट्स यानी जब न्यायपालिका, आप कह लीजिए जब कोर्ट्स अपने अधिकारों का सक्रिय और व्यापक उपयोग करते हुए सरकार के जो अन्य अंग होते हैं, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेचर, या आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके कामों में हस्तक्षेप करे। कहने का मतलब ये है, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब बेसिकली ये है कि जब कोई कोर्ट या न्यायपालिका अपने अधिकारों का सक्रिय और व्यापक उपयोग करते हुए सरकार के अन्य अंगों, और जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया विधायिका हो गया या कार्यपालिका हो गया, उनके कामों में हस्तक्षेप करती है ताकि संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ओके, जुडिशियल एक्टिविज्म का मुख्य काम है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड नागरिकों के अधिकार की रक्षा की जा सके। बेसिकली इसका मतलब यही होता है, किसके द्वारा? कोर्टों के द्वारा। अगर इसे और सिंपली समझने की कोशिश किया जाए तो जब कोई कोर्ट्स सिर्फ केस का फैसला नहीं करती बल्कि वो सरकार को निर्देश देने का काम करती है, या नीतियों को बदलने या बनाने के लिए कहती है, या आप कह लीजिए कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़कर काम करती है, तो ये इन सारे सिचुएशन में जो कोर्ट है वो फ्रंट लीड पे काम करती है। इसीलिए वो कहा जाता है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म का काम करती है। कहने का मतलब यही है कि जब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर काम करना शुरू करे, एडवांस में काम करना शुरू करे, पहले आप कह लीजिए कि मतलब काम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले ताकि जो संविधान है और नागरिकों का जो अधिकार है उसकी रक्षा की जा सके, उसी चीज़ को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वाज ग्लोरिफाइड बाय ए जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इन सितंबर 2003। द कोर्ट इज। सवाल ये कहना चाह रहा है कि भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी सितंबर 2003 में एक न्यायालय के फैसले के द्वारा गौरवान्वित यानी ग्लोरीफाइड किया गया, वो कोर्ट कौन थी? तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सवाल 2003 के हिसाब से देखा जाए तो करंट अफेयर्स का सवाल रहा होगा, और उस समय इसका जो कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या था कि 23 सितंबर 2003 को भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायमूर्ति थे जस्टिस एम बी शाह। इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसले के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को गौरवान्वित किया था। तो इन्होंने किया क्या था, इसमें बेसिकली इन्होंने ये माना था कि जो सरकारी बालिका महाविद्यालय हैं उनमें जो प्रधानाचार्य के पद पर महिलाओं को दी जाने वाली प्राथमिकता थी वो संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन नहीं करती है। यही रीज़न है कि उस समय जो है ये ग्लोरीफाई किया गया था महिलाओं के जो स्थिति थी उसको भारतीय समाज में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे, उनका नाम था MB शाह, इन्होंने ही इस डिसीजन को दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम लोग CBI कहते हैं, इज अ कैज्ड पैरट
यानी सवाल के कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है चारों ऑप्शन में से कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जो है एक कैज्ड पैरट यानी पिंजड़े में बंद तोता है। ये बेसिकली इसने कहा था कोल गेट स्कैम केस ऑप्शन नंबर डी में। तो कोल गेट स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कैज्ड पैरट यानी पिंजड़े में बंद तोता कहा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सवाल कभी भी रिपीट हो सकता है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी, इसे बोलते हैं समलैंगिकता, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। सवाल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन कह रहा है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 277 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ द एबव। तो सवाल ये कहना चाह रहा है बेसिकली अगर देखा जाए तो सवाल कह रहा है कि समलैंगिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो धारा 377 मतलब सेक्शन 377 है आईपीसी का, बेसिकली उसी से ये रिलेटेड है। यानी होमोसेक्सुअलिटी का जो मैटर है, होमोसेक्सुअलिटी का जो मामला है वो बेसिकली सेक्शन 377 से संबंधित है और ये है आईपीसी के सेक्शन 377 से संबंधित है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं, ये कह रहा है कि अंडर विच लॉ इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस सवाल के कहने का मतलब है कि किस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में सभी जो कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966, ऑप्शन बी कह रहा है कि आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी कह रहा है लेजिस्लेशन मेड बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक कैच है, बेसिकली जो आर्टिकल 348 है वही यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और जो राज्य के हाई कोर्ट्स हैं उनमें सभी कार्रवाई जो होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आर्टिकल 348 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये बात कही गई है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 348 जो है वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में कार्रवाई हो और उसके लिए अपना आप कह लीजिए कि प्रोविज़न पेश करती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 348। तो ये रहा स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हुए हैं यूपीपीएससी में। आज ये सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बेसिकली गवर्नर की, क्योंकि हम लोग एक ऑर्डर वे में इस सीरीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम लोग यूनियन को कवर किए हैं, अब हम लोग स्टेट की तरफ मूव करते हैं। और बेसिकली अगला जो टॉपिक होगा वो गवर्नर से रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप सभी लोग यहाँ तक अगर देखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पसंद ही आएगी तभी देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो अगले टॉपिक के सवाल हैं PYQs में और उनको लेकर के। तो आप सभी से विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।